कहते सर फिजिक्स पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए। तो इसी कारणवश मैं आपके सामने फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ चुका हूं और मैं अब आप लोगों को आज जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम है फोर्स या बल। तो सबसे पहले हम बल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स को आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए बल या फोर्स पहले समझते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोशन समझाने की कोशिश करूंगा, गति को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, एनटीपीसी के लिए यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी में जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो दो ही चैप्टर से आते हैं, एक का नाम है फोर्स एंड दूसरे का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए आपको इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे। और भी एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी जेई का एग्ज़ाम चल रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो आरआरबी जेई में क्या हुआ, जब हमने उसमें साइंस के प्रश्न देखे तो मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें इतने सरल क्वेश्चन आए थे कि हमारा बेबी जो 5 साल का है उसने भी उन प्रश्नों को हल कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी उम्र 20-22 साल होगी और आप उन प्रश्नों को जरूर हल कर पाए होंगे। यानी इतने सरल प्रश्न आए थे कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आरआरबी जेई के सभी क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बल या फोर्स। और उससे पहले मैं आपको गति समझाने जा रहा हूं, गति यानी मोशन समझाने जा रहा हूं। यहां पर सभी मोशन की बात होगी लेकिन लूज मोशन की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, मोशन। कमेंट पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ ध्यान देंगे तो क्या, पढ़ाई पर। इसलिए आप कमेंट करते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, ठीक है। चलिए, लव यू। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी हमारे जीवन में हैं, आपसे बेहतर तो कोई है नहीं हमारे जीवन में, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं सीधा सब्जेक्ट पर आऊंगा। ध्यान से देखिएगा। पहला मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस, यानी हम इसे कहते हैं क्या, दूरी। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ये सब बहुत सरल टॉपिक है, फिर भी अगर आपको सरल लग रहा हो तो आप मत पढ़िएगा, लेकिन सरल क्वेश्चंस का ही कंपटीशन होता है, कभी भी कठिन प्रश्नों का कंपटीशन नहीं होता है। हम इसे विस्थापन कहते हैं। तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। सर, आपका पेट कोर्स के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, जब पेट कोर्स आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप यहां फोकस करिए। मान लीजिए बालक, कोई व्यक्ति है और वह इस घर में निवास करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस घर में वो निवास करता है, इस जगह पर। मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, और इस जगह पर वो जाता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक दूसरे घर में, यानी वो अपने नानी के घर जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये बी घर है। अब एक व्यक्ति क्या करता है, यहां से चलता है, ये देखो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है और अपनी नानी के घर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जितनी भी लंबाई तय की जाती है, यानी यहां से स्टार्ट करिए और यहां तक का पूरा लेंथ नाप लीजिए, तो जब पूरी लेंथ को आप मेजर करते हैं तो उस पूरी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम यानी कुल दूरी में से जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है, यानी
हम उसे मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज क्या? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। यानी किसी भी रास्ते या किसी भी वे, यानी जो आपका रास्ता होता है, उसकी कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं और उसमें से न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, कि सर ये बताइए आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है? तो आइए उस अंतर को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा ये देखो, जब ये आदमी यहां से चल रहा था और यहां पर पहुंच गया, तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, पहले ये इधर गया, यानी इसका डायरेक्शन ये हुआ, फिर इसका डायरेक्शन ये हुआ, ये देखो, फिर इसका डायरेक्शन ये हुआ और फिर उसका डायरेक्शन ये हुआ। और इस तरीके से क्या होता है, इसका डायरेक्शन लगातार बदलता है, इसकी दिशा लगातार बदलती है। तो याद रखना, जब कोई व्यक्ति दूरी तय करता है तो उसकी दिशा निर्धारित नहीं होती, यानी डायरेक्शन डेफिनेट नहीं होता। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वह किस चीज का होता है? तो उसका नाम है क्या? डायरेक्शन। क्या नाम है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है, आप जानते हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा दिशा। तो याद रखिएगा, दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती, जबकि विस्थापन में दिशा निर्धारित होती है। याद रखिएगा इस चीज को। हम दूरी को क्या कहते हैं? हम दूरी को कहते हैं स्केलर। स्केलर समझते हैं? अदिश राशि। तो याद रखना, दूरी क्या है? तो दूरी एक अदिश राशि है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी हम इसे कहते हैं क्या? सदिश राशि। अब मैं इसको एक सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। आप अपने घर से चले अपनी नानी के यहां जा रहे हैं और आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, नानी वाले रास्ते पर, जहां जहां आप जा रहे हैं। तो कभी आप दाहिने मुड़ते हैं, कभी आप बाएं मुड़ते हैं। तो सुनिएगा, अपने घर से अगर आप मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं और अपनी नानी के यहां आप जा रहे हैं, तो अपने घर से नानी के घर तक की कुल लंबाई को आप माप लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? दूरी मिल जाएगी। और जानते हैं, हां, आपके घर से और नानी के घर से बीच में जो न्यूनतम दूरी थी, उस न्यूनतम दूरी को आपने क्या कह दिया? विस्थापन कह दिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट मींस मिनिमम डिस्टेंस। यस, न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और बेटा याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा अंतर डायरेक्शन का होता है। ध्यान रखना, ये स्केलर है अदिश राशि और ये वेक्टर है सदिश राशि। और हां, डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? तो याद रखना बेटा, हम इसको किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो अब आपके सामने दो चीज क्लियर हो चुकी है, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, यानी मीटर से डिनोट करेंगे, यानी एम से नहीं, मीटर से डिनोट करते हैं। इसको ध्यान रखना, इंग्लिश में भी हमने आपको मीटर लिख दिया। तो मापते किससे हैं? तो उसका नाम है क्या? मीटर। अरे सर सुनो, इसको चलाओ सर, बेकार आप लोग बाहर चले जाओ। अरे इसमें आवाज आती है, तो क्या करें सर, बताओ। यहाँ नहीं आती है आवाज। काश डिस्टेंस भी सदिश राशि होती तो बाइक में पेट्रोल नहीं लगता। वाह क्या बात है। तो बेटा आप डिस्टेंस को क्या करिए? डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, पेट्रोल तो छोड़ दीजिए। आप पैदल भी चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो तय करेंगे ना, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलो अब हम अगला जानते हैं बेटा। हां, अब हम यहां पर दो चीज और सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। उन दो चीजों को सीखने के लिए आपको कुछ चीजें मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
बेटा आपके सामने दो चीज आई होगी, ध्यान से देखना इधर क्या आया है, पहले तो ध्यान रखिएगा। एक का नाम स्पीड है, अगर मैं इसको स्पीड कहता हूं बेटा तो याद रखना इसे हम कहते हैं चाल। अगर हम इसको वेलोसिटी कह रहे हैं तो इसे हम कह रहे हैं क्या, वेग। तो ये चाल है और ये वेग है। अब आप हमसे ये कहोगे कि सर चाल और वेग में अंतर क्या होता है, तो बेटा बहुत विशेष अंतर नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाल में सदैव क्या होता है, ये देखो, चाल में सदैव डिस्टेंस होता है, लेकिन वेग में सदैव क्या होता है, तो याद रखना वेग में सदैव क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप चाल से चलते हैं तो आप दूरी तय करते हैं, और जब आप विस्थापन करते हैं तो आप क्या करते हैं, वेग तय करते हैं या वेलोसिटी तय करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप चाहे एक सेकंड यानी आप कुछ भी काम करते हो तो उसमें समय जरूर लगता है, चाहे आप दूरी तय करो तो भी आपको टाइम लगेगा, चाहे आप विस्थापित हो जाओ या डिस्प्लेस हो जाओ तो भी आपको टाइम लगेगा। तो इसका एक फार्मूला बनता है, आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक चीज बताऊंगा, उसको ध्यान से जरा सा देखने की कोशिश करिएगा। देखिए इधर, वेलोसिटी अपॉन भी डिस्प्लेस अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों में टाइम सिमिलर है। मान लीजिए दोनों में टाइम आपका क्या है, सिमिलर है। ये देखो यहां भी टी है और यहां भी टी है, लेकिन ये डिस्टेंस है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना अभी आपको। अब हम अगर आपको कहें इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, तो मैं अब आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा याद रखना, टाइम की जगह पर हमेशा क्या रखा जाता है, टी रखा जाता है, और हां मीटर की जगह पर हमेशा क्या रखा जाएगा, एल रखा जाएगा। तो चलिए अब हमें बता दीजिए इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा। आइए डायमेंशन समझाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। देखो बेटा, बताओ डिस्टेंस किससे मेजर करते हो, मीटर से, ठीक है। टाइम किससे मेजर करते हो, सेकंड से। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। बहुत सरल है, ध्यान देना जरा सा। इसका डायमेंशन क्या निकालोगे बताओ, एल टी माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो गया। और बेटा इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1। तो याद रखना स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा का अंतर होता है। और सुनिए, ये जो स्पीड है ना, स्पीड कैसा होता है, तो बेटा याद रखना स्पीड एक अदिश राशि है और वेलोसिटी एक क्या है, सदिश राशि है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों को भी याद करते रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएं। अब मैं आपको दूसरी चीज समझाने जा रहा हूं। देखिएगा, अब दूसरी चीज को समझिए। आपके सामने लिखा हुआ है एक्सीलरेशन, हम इसको कहते हैं क्या, हिंदी में त्वरण कहते हैं। चलिए अब हम आपको त्वरण समझाने जा रहे हैं, तो आइए त्वरण समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। देखो बेटा इधर ध्यान से, मान लो आप यहां हो, मान लो आपको यहां जाना है, जाइए कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां से यहां गए, मान लो ये ए जगह है, इस बी जगह तक आप जा रहे हैं। देखिए इधर ए से बी जगह की तरफ आप जा रहे हैं। जब ए से आप चले तो आपकी चाल थी 1 किलोमीटर पर आवर, और आप यहां से यहां तक गए
तो आपकी वेलोसिटी थी 2 किलोमीटर पर आवर, और जब आप यहां से यहां गए तो आपकी वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर। और याद रखना, किलोमीटर का मतलब होता है दूरी और आवर का मतलब होता है टाइम। तो एक बात याद रखना, स्पीड स्केलर क्यों नहीं है? क्यों है? स्पीड इसलिए स्केलर है क्योंकि बेटा उसमें क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होता, उसमें दिशा नहीं होती, इसीलिए वो क्या है? स्केलर है, अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो, यहां से यहां तक इसको तय करने में, ए से लेकर बी तक जाने में लगातार इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा अब मैं आपको यहां कुछ बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, आपका जो मोटरसाइकिल का आगे फ्रंट पे कांटा लगा होता है वो मान लीजिए 20 पर चला गया, मान लीजिए 20 पर चला गया, और जब आप मोटरसाइकिल चला रहे थे तो भी वो कांटा 40 पर चला गया, और जब आप एकदम आखिरी कंडीशन में पहुंचे तो वो कांटा 60 पर चला गया। तो इसका मतलब आपने शुरुआत 20 किलोमीटर प्रति घंटे से की थी और आप अंत हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर। इसका मतलब यह हुआ कि जब मोटरसाइकिल चली थी और मोटरसाइकिल जब रुकी तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ, और बेटा वेग में परिवर्तन होता है तो क्या चीज डेवलप होता है? एक्सीलरेशन डेवलप होता है, त्वरण डेवलप होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और इसमें भी टाइम लगता है। और याद रखना, हम इसको ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और देखिएगा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड और जोड़ दीजिए यहां पर, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो याद रखना एल टी माइनस 2, तो इसका डायमेंशन ये हो गया। अब आपसे हमारा एक प्रश्न है, त्वरण कैसी राशि है? सदिश या अदिश, वेक्टर या स्केलर? बताइए कैसी राशि है? सदिश या अदिश? और बेटा देखो, सदिश होगी तो पहले तो ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी है, ये स्पीड नहीं है। कैसी राशि है बताइए? हां, अमर कुमार सही बता रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो बेटा याद रखना, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर होता है, यानी हम इसे कहते हैं सदिश राशि या वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जानते हैं बेटा, अभी तो देखो, अभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, लेकिन अब वेलोसिटी मान लो कम हो गई, 3 से 2 आई, 2 से 1 आ गई। तो बेटा हम इसको हिंदी में कहते हैं मंदक, और मंदक हम माइनस में डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, हम इसे रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, मंदक। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो एक्सीलरेशन होता है, और जब वेलोसिटी घट रही होती है तो वो क्या होता है? वो रिटार्डेशन या मंदक के नाम से भी जाना जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है A बराबर V अपॉन टी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? सॉरी, मंदक नहीं है, हिंदी में मंदन है। हां, अपना सही है बिल्कुल, मंदक नहीं है। रिटार्डेशन मतलब हुआ मंदन हो जाता है, मंदक नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बातों को ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। हां, मेरी बात जरा बेटा ध्यान रखना। जब आप यहां से यहां चलते हैं, ये देखो ये चल रहे हैं, तो हर जगह आपकी वेलोसिटी
1 किलोमीटर पर आवर है। हर जगह आपकी वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर है। अब एक क्वेश्चन है आपसे बताना, ए से लेकर बी तक जब वो आदमी चला तो उसके वेग में तो परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो बेटा याद रखना, जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तो ए बराबर क्या होता है? 0। और जब ए बराबर 0 होता है तो याद रखना, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, यानी हम इसको कहते हैं एक समान गति। यानी जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो एक समान गति होती है, या और एक समान गति होगी बेटा तो ध्यान रखना, ए बराबर क्या हो जाता है? 0। यानी आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो ध्यान रखिएगा, आपने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो आपका कांटा 40 पर था, और जब आप मोटरसाइकिल चला रहे थे तो भी 40 पर था, और जब आप मोटरसाइकिल बंद किए तो भी 40 पर था। यानी हर समय मोटरसाइकिल क्या थी? 40 पर थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर थी। तो इसका मतलब वेग तो था लेकिन परिवर्तन नहीं था। तो जब वेग था तो ए बराबर 0 था, और बेटा जब ए बराबर 0 हो जाएगा तो एक समान गति हो जाएगी, ना कि त्वरण वाली गति हो जाएगी। तो सुनिएगा, मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपकी चाल एक समान है, तो आपकी चाल में विदाउट त्वरण होगा, यानी बिना त्वरण के आप चल रहे हैं। और अगर आपकी चाल में परिवर्तन होता है तो समझ जाइएगा कि आप त्वरण के साथ चल रहे हैं, त्वरण के साथ आप वेग कर रहे हैं, या त्वरण के साथ चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? लाइक और शेयर, अरे भैया हिमांशु भास्कर, लाइक शेयर करने के लिए मत कहो, बालकों को कितना भी कहो सुनता ही नहीं है, तो कैसे समझाएं हम आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, यूनिफॉर्म मोशन तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से समझिए और ध्यान से बताने की कोशिश करिएगा बेटा, ठीक है? चलो, अब आप मुझे ये बताओ, मास क्या है? चलिए, द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान क्या है? अब एक सिंपल सा प्रश्न है और उसको बताने की कोशिश करिए आप लोग। व्हाट इज द मास? मैं आपको क्लियर करता हूं बेटा। देखो, मास क्या है? द्रव्य का मान, और मान का मतलब होता है क्या? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है क्या? मात्रा। तो अब मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। मास ऑक्युपाई द स्पेस, मास जगह घेरता है। यानी इस संसार में जो भी छोटे से छोटे कण हैं और बड़े से बड़ा पदार्थ है, हम भी हैं, हाथी भी है, जो भी, याद रखना, किसी भी वस्तु का भार मास है। रमन कह रहे हैं बेटा तुम बिल्कुल गलत बता रहे हो, भार मास होता ही नहीं है। याद रखना इस बात को। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए ही तो मैं क्लास आपकी करवा रहा हूं बेटा। याद रखना, मास कभी भार नहीं होता और भार कभी मास नहीं होता। तो बेटा याद रखो, मास क्या है? तो आपके सामने क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा है। जैसे मान लो मेरे हाथ 2 हैं, मेरे पैर 2 हैं, मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर में 2 हाथों की मात्रा है, 2 पैरों की मात्रा है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या है? मास है। हमारी बॉडी में मास है। और हां, मास या द्रव्यमान जगह घेरता है। ध्यान रखिएगा, मास या द्रव्यमान जगह घेरता है। आपके घर में जो भी सामान है सब में मास है, सब में मास है, क्योंकि सब क्या करते हैं? जगह घेरते हैं, इसीलिए उनमें क्या है? मास है। ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी मास को भार मत कहना, भार को मास मत कहना, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। बालक एक बात याद रखना,
मान लो हम यहां से अंतरिक्ष में चले जाएं, या हम लेट जाएं, हम बैठ जाएं, हम खड़े हो जाएं, या हम कहीं भी चले जाएं, तो एक बात याद रखना, एक चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उस चीज का नाम है क्या? द्रव्यमान। तो यह भी ध्यान रखना बेटा, मास में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि मास कभी बदलता है, तो आपका उत्तर होगा मास कभी नहीं बदलता। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखने जा रहा हूं, एग्जाम से संबंधित है। चलिए, सुनील कुमार कह रहे हैं वेट एंड मास प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस। तो बेटा याद रखना, मास महसूस नहीं होगा, महसूस हमेशा वेट होता है। मास आपके शरीर की मात्रा है, आपके शरीर की क्वांटिटी है, और वेट आपको जो महसूस हो रहा है आपका शरीर, वो है। और वो हम अगले चैप्टर में बताएंगे कि आखिरकार आपका ही मास आपको पृथ्वी पर क्यों महसूस होता है, और आपका ही मास अंतरिक्ष में आपका शरीर आपको क्यों नहीं महसूस होता। उन्हीं बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बेटा मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, अब आइए देखिए, मान लीजिए आपको हमने छत पर से फेंक दिया, एक स्टूडेंट लिया हमने और एक स्टूडेंट को हमने छत पर से फेंक दिया। तो बताइए किस चीज में परिवर्तन नहीं होगा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मास या द्रव्यमान? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, बहुत सरल है। हां जी, हमने एक विद्यार्थी को लिया और हमने उसको छत पर से फेंक दिया, उसमें क्या चीज नहीं बदलेगा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और मास या द्रव्यमान? बताइए बेटा क्या नहीं बदलेगा? क्या चीज नहीं बदलेगा? हां देखो बेटा, जब मैं किसी भी विद्यार्थी को उठा करके छत पर से फेंक दूंगा तो डेफिनेटली उसके शरीर में वेग उत्पन्न होगा, और वेग उत्पन्न होगा तो गतिज ऊर्जा भी होगी, और जब वो पृथ्वी पर से टकराएगा तो उसके शरीर में स्थितिज ऊर्जा भी होगी। लेकिन उसका शरीर जब हम फेंक रहे थे तो भी उसका मास था, और जब वो पृथ्वी से टकरा रहा था तो भी उसके शरीर में क्या था? मास था। ध्यान रखना बेटा, मास कभी नहीं बदलता, हमेशा जो भी बदलता है वो भार बदलता है। तो वेट ऑलवेज चेंज बट मास रिमेन्स सेम। ध्यान रखना, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। बच्चा मैं बता देता हूं, मेरा समय अब 9:30 बजे रात में हो गया है। 10 बजे अब हम नहीं आते, 9:30 बजे रात में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो हमारा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो रात में 9:30 बजे यहां उपस्थित हुआ करें। तो याद रखना, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, सदैव बदलता है तो क्या? भार बदलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, और मास को हम किससे डिनोट करते हैं? एक सेकंड, तो बेटा याद रखना, मैं मास को किससे डिनोट करता हूं? तो मास को डिनोट करने के लिए हमारे पास है केजी, और हम अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या रखेंगे? दिन। तो याद रखना, मास की यूनिट केजी होती है, और इसको डायमेंशनल तरीके से हम एम से डिनोट करते हैं। एम से समझाने का कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर, अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बेटा, मोशन के 3 नियम होते हैं। तो आइए उस नियम को हम समझने की कोशिश करते हैं, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल बनता है, और इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करने की जरूरत है। बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे इन चीजों को। पहला फार्मूला क्या है? आपके सामने लिखा हुआ ये वाला। दूसरा फार्मूला क्या है? ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा फार्मूला मुख्यतः क्या है? ये आपके सामने लिखा हुआ। इन दोनों पर हम और आप गौर नहीं करेंगे, हम केवल इन तीनों फार्मूले पर गौर करते हैं। मान लीजिए, देखो इधर, आप यहां पर हैं ए वाली जगह पर, और आप कहां जा रहे हैं? बी वाली जगह पर।
अब मैं इस फार्मूले को समझाने जा रहा हूं, इन तीनों को ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देना। आप यहां से चल रहे हैं, यहां पहुंच गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, दूरी तय कर ली। क्या तय कर ली बेटा, दूरी, ठीक है। अब हमने इस दूरी को क्या किया, एस से डिनोट कर दिया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमने इस दूरी को एस से डिनोट कर दिया। और सुनो, जब हम चले थे तो हमारी वेलोसिटी थी क्या, इसे हमने कहा वेग, और हमने इसको कहा प्रारंभिक वेग। हमने इसको कहा प्रारंभिक वेग। और जब हम यहां पहुंचते हैं तो हमारी वेलोसिटी हो जाती है v, और हम इसको कहते हैं क्या, अंतिम वेग। ध्यान देना। और जब हम यहां से यहां चलते हैं तो हमारा त्वरण कितना होता है, a। तो इसके 3 फार्मूले बनते हैं बेटा, तो इसका याद रखना, इसके जो 3 फार्मूले बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो 3 फार्मूले बनते हैं, बता रहा हूं आपको। इसके 3 फार्मूले बनेंगे, और उस फार्मूले का पहला देखिएगा कौन सा है, पहला ध्यान दीजिए, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग। और याद ये भी ध्यान रखिएगा, हर जगह आपको एक चीज मिलेगी ए, और लास्ट में भी क्या मिलेगा, ए। तो इन तीनों फार्मूलों को बहुत ही आसान तरीके से याद रखिएगा। ये फार्मूला पहला क्या है, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। ये क्या है, दूरी बराबर प्रारंभिक वेग, समय और हाफ त्वरण और समय। इसके बाद अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण और दूरी। यानी इन सब में कितने प्रकार का संबंध होता है, तो इन सब में 3 प्रकार का संबंध होता है। और ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने होंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, s क्या है, दूरी है, a क्या है, त्वरण है। मैं सारी बातें बता दिया, और इन तीनों फार्मूलों को आपको याद करके रखना होगा और इसको समझने की कोशिश करनी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए इन्हीं तीनों फार्मूले पर फ्यूचर में चल करके मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उस न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकें, यानी आसानी से आप अपने एग्जाम में अंक को अर्जित कर सकें। बालक अरविंद जोशी कह रहे हैं सर इसको प्रूफ करके बता दो ना। बालक मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं। आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, आरआरबी जेई में जैसे क्वेश्चंस आए हैं ना, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों को। इसीलिए आप डायरेक्ट फार्मूले को याद रखिए। मैंने आपको यहां से फार्मूला कैसे निकला है वो सारी बातें आपको बताने की हमने कोशिश किया है। टाइम और वेलोसिटी को जोड़ता है फर्स्ट लॉ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिजिक्स रहती है जाती है, और वाह मोदी जी वाह, क्या क्या बोलता रहता है, बेमतलब की चीजें बोलता है। चलो अब आइए अगला चलते हैं। ये महाशय न्यूटन है, इन्हीं के सिर पर सेब गिरा था। पता नहीं इनके सर पे सेब गिरा था कि किसी ने पत्थर मार दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं। एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं पूछता है। हिमांशु भास्कर एकदम सही कह रहे हैं। आप लोगों को मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रूफ नहीं पूछता। मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, इसीलिए उस पर आप लोग फोकस करिए। ये न्यूटन महोदय हैं, इनके हाथ में देखो सेब भी रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेब गिरा था, क्योंकि संसार को इन्होंने ही बताया था कि इनकी खोपड़ी पर सेब गिरा था। तो चलिए बात करते हैं न्यूटन के नियम। आपको पता होना चाहिए बेटा, न्यूटन से पहले जो 3 लॉ थे ना, वो मोशन के लॉ थे, गति के नियम थे। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए, गैलीलियो ने सबसे पहले, न्यूटन के पहले गैलीलियो ने मोशन के 3 लॉ दिए थे, और उसको एक्सप्लेन करने का काम न्यूटन का था। तो न्यूटन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए आज की डेट में
फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी न्यूटन को जाना जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? तो उनका नाम है क्या? न्यूटन। चलो याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन के नियम। तो न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ कौन सा था? फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था और थर्ड लॉ था। तो आइए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ समझाने की कोशिश करता हूं और आगे आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, अब आपके सामने कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। हाँ, ये आपके सामने ये दीपक गुज्जर बेटा ये चला जाएगा आपके पास पीडीएफ में। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, चलो देखो इधर, न्यूटन का प्रथम नियम। तो आइए मैं आपको बताता हूं न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो देखिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो बेटा देखो, न्यूटन का पहला नियम किस चीज पर आधारित होता है? तो उसका नाम है क्या? इनर्शिया, या हम इसको कहते हैं क्या? जड़त्व। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जड़त्व किसके बराबर होता है? तो मास के बराबर होता है। यानी जड़त्व किसके बराबर होगा? तो आंसर आपका क्या होगा? मास के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके शरीर में या किसी भी बॉडी में मास नहीं बदलता तो क्या जड़त्व बदलेगा? यस और नो में जवाब दीजिए, क्या जड़त्व बदलेगा? क्योंकि इनर्शिया बराबर मास, तो मास कभी नहीं बदलता। तो बेटा क्या बदलता है? क्या इनर्शिया बदलेगा? यस और नो में जवाब दीजिए। बताइए। नमस्ते राहुल अहिरवार कह रहे हैं नमस्ते। नमस्ते बेटा। बताइए क्या बदलेगा? अमर कुमार आप कह रहे हैं यस बदलेगा। दीपक गुज्जर भी कह रहे हैं यस बदलेगा। लेकिन जितने बच्चों का उत्तर एस आ रहा है वो गलत आ रहा है। यह आपके आरआरबी जेई में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए, एचआर भी गलत बता रहे हैं, अमर कुमार बता रहे हैं इनर्शिया, नहीं बिल्कुल गलत बता रहे हो। लक्ष्मी त्रिपाठी कह रही हैं यस बदलेगा। मैं बताता हूं, जब मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, जड़त्व इज इक्वल टू मास, जड़त्व बराबर द्रव्यमान। तो जब जड़त्व बराबर द्रव्यमान हुआ, और बेटा जब द्रव्यमान नहीं बदलता तो जड़त्व कैसे बदलेगा? तो याद रखना, द्रव्यमान नहीं बदलता, उसी तरीके से जड़त्व कभी नहीं बदलता। लेकिन जड़त्व यानी जो इनर्शिया है उसकी पोजीशन बदलती है बालक, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो याद रखिए, उसकी पोजीशन बदलती है। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूं, साइकिल चलाते चलाते मैंने क्या किया? साइकिल चलाते चलाते मैंने बोला भैया साइकिल रोक दो। पैडल रोकना, पैडल रोकने से साइकिल रुक जाएगी? तो आप कहोगे सर पैडल रोकने से साइकिल नहीं रुकेगी। तो बेटा एक बात बताओ, साइकिल किस कंडीशन में थी? साइकिल क्या थी? गति में थी। हमें उसे रोकना था, विराम में लाना था। तो मैं अब आपसे यहां कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी साइकिल चल रही थी तो साइकिल गति में थी, और जब हम उसको विराम में लाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं साइकिल को, तो गति से विराम में लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बताओ। बल लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब साइकिल चल रही थी तो भी क्या था? साइकिल ही थी, और जब साइकिल रुक गई तो भी साइकिल ही थी। तो याद रखना, उस साइकिल को हमने क्या नाम दे दिया? जड़त्व या मास। तो याद रखना, गति
अगर साइकिल गति में है तो विराम में आएगी, और साइकिल अगर विराम में है तो गति में आएगी, वो भी किसके कारण? तो आपका उत्तर क्या होगा? फोर्स के कारण आएगी। ध्यान रखिएगा। तो फोर्स के कारण क्या आता है? किसी भी बॉडी में विराम आता है और किसी भी बॉडी में क्या होती है? गति आती है। आप अपनी जगह पर तब तक बैठे रहोगे जब तक आप अपने शरीर में बल नहीं लगाते, उठने के लिए, चलने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए। तो याद रखना, अगर आप चल रहे हो पैदल, आप तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप अपने शरीर में बल लगाकर अपने शरीर को ना बैठा पाओ। तो याद रखना, अगर आपको रुक कर चलना है या चल कर रुकना है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और आपका शरीर मांस है और आपका शरीर जड़त्व है, तो जड़त्व नहीं बदलेगा तो मांस नहीं बदलेगा, मांस नहीं बदलेगा तो जड़त्व नहीं बदलेगा। ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स, तो लगाइए एक्स्ट्रा फोर्स आप लोग जल्दी से सिलेक्शन पाने के लिए, धड़ाधड़ एक्स्ट्रा फोर्स लगाइए बेटा आप लोग, ठीक है। चलो, तो अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का पहला नियम किस पर आधारित होता है? तो इनर्शिया पर आधारित होता है, याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। चलिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था यानी विराम में है, तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये देखो बाहरी बल, एक्स्ट्रा फोर्स जिसको आप लोग कह रहे हैं। तो याद रखना बेटा, ये पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे और बड़ी आसानी से आप किसी भी क्वेश्चंस को, हाँ, जड़त्व पर बहुत ही आसानी से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगला बढ़ते हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, जरा ध्यान से सुनना। मान लो आप ये मान लो, इसको देखो ध्यान से। अब ये क्या है? न्यूटन का पहला नियम है। देखना बेटा, ये आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा है, ये भी आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा है। तो आप जरा ध्यान देना, मोटरसाइकिल पे जब हम बैठते हैं तो हमारे कमर का निचला हिस्सा मोटरसाइकिल के संपर्क में आता है। तो यानी मोटरसाइकिल जब आगे चलेगी तो हमारे कमर का हिस्सा आगे जाएगा, लेकिन हमारा जब मोटरसाइकिल आगे बढ़ती है तो हम क्या होते हैं? यूं ऐसे पीछे हो जाते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, जब मोटरसाइकिल में आगे यहां पे धक्का लगा, मान लो मोटरसाइकिल में यहां पे धक्का लगा, तो क्या होगा? अब बेटा ये क्या हुआ? आगे वाला हिस्सा तो इसका क्या था? आगे वाला हिस्सा इसका मोटरसाइकिल के साथ नहीं था, तो ये बाहर की तरफ उलट गया। जब आप बस में सफर करते हैं तो याद रखना, बस में सफर करते समय आपके कमर का निचला हिस्सा सीट पर बैठा होता है और ऊपर का हिस्सा सीट पर बैठा नहीं होता है। तो जब बस चलती है तो नीचे वाला हिस्सा चलता है बस के साथ और आप आते हैं पीछे की ओर, और जब बस रुकती है तो आप आके हैं क्या? आगे की ओर। तो इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। एक बालक लिख रहा है, अब मुझे विश्वास हो गया कि इस बार एनटीपीसी जरूर निकलेगा। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। हाँ जी बिल्कुल बालक, आप एकदम चिंतित मत होइए, आराम से आप बस चीजों को आसानी से समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी समझ जाएंगे। सुनिए, जब आप बस के ऊपर खड़े हैं, मान लीजिए ये बस का फर्श है, मान लीजिए बस का फर्श है, आप बस के ऊपर यूं खड़े हैं, तो मान लीजिए ये आपके पैर का निचला हिस्सा है। मान लीजिए ये पैर का निचला हिस्सा है और पैर का निचला हिस्सा यानी तलवा बस के संपर्क में है। देखो बस के संपर्क में है, लेकिन पूरी बॉडी फ्री है। इसीलिए आपको देखा होगा मेट्रो में, बस में, कहीं भी आप सफर करते हैं तो ऊपर क्या लगा होता है? ऊपर पकड़ने के लिए कुछ बना होता है, क्योंकि बस का निचला हिस्सा और पैर का निचला हिस्सा दोनों संपर्क में है। तो बेटा जब बस चलती है ना, बस चलती है तो पैर का निचला हिस्सा तो गया और आप कहां? ऐसे आप खड़े हैं, बस का निचला हिस्सा तो आगे गया, लेकिन आप किधर आएंगे? पीछे की तरफ। और जब बस रुकेगी तो आपका पैर का निचला हिस्सा रुक जाएगा, लेकिन आप किधर जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब भी कभी आप बस में सफर करते हैं तो याद रखिएगा, जो भी हादसा आपके साथ होता है वह सभी हादसा किस पर निर्भर करता है?
जड़त्व के नियम पर आधारित होता है, क्योंकि आपके बॉडी का एक हिस्सा विराम में होता है और एक हिस्सा गति में होता है। ध्यान रखिएगा। सुमित कुमार कह रहे हैं सर आपका अंदाज निराला है। ग्रेट सर, लव यू। चलिए, तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। तो याद रखना, बस में सफर करते समय आपके साथ जो भी हादसा होता है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए आगे कोई लड़की खड़ी है, पीछे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए पीछे वाला जो लड़का है, लड़की आगे देख रही है, लड़का पीछे की तरफ अपना मोबाइल में जुटा हुआ है। अचानक क्या हुआ, बस वाले ने ब्रेक लगा दी, तो लड़का क्या हो जाता है, भरभरा करके, मतलब एकदम बिल्कुल भरभरा करके ऐसे चला जाता है लड़की के ऊपर। तो अब क्या हुआ, लड़की कहती है बदतमीज कहीं के। बेटा उसमें लड़के की कोई गलती नहीं होती है, वो गलती सिर्फ क्या होती है, इनर्शिया की वजह से। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब हो जाता है। नहीं, टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो चलो, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम आधारित होता है लॉ ऑफ इनर्शिया पर। ध्यान रखिएगा इस बात को, लॉ ऑफ इनर्शिया पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी जड़त्व के नियम पर आधारित होता है, याद रखिएगा। इधर देखो, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज ऊर्जा में ही बना रह जाता है। इसीलिए हमारा शरीर ब्रेक लगाने पर आगे की ओर तेजी से झुकता है, और जब ब्रेक हम लगा लेते हैं तो आगे की ओर झुकता है, और जब बस चल देती है तो पीछे की ओर झुकता है। और सुनो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बस चलती है ना, तो ड्राइवर के पास जब आप पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि सर जरा रोकिएगा, हमको उतरना है, तो ड्राइवर कहता है गाड़ी रुकेगी नहीं, आगे मुंह करके उतरना। तो बेटा आगे मुंह करके ही क्यों उतरना, पीछे मुंह करके उतर जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बताता हूं आगे मुंह करके ही क्यों उतरना है। क्योंकि ये बस का फर्श है और ये पैर का निचला हिस्सा, तो देखो दोनों तो संपर्क में आ गए, बॉडी तो फ्री है। अब मान लो आप रुकी हुई बस में उतरते हैं, तो आप किधर भी मुंह करके उतरिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चलती हुई बस में आप अगर उतरते हैं तो आपका जो पैर का निचला हिस्सा होता है वो गति में होता है, और जब आप नीचे पैर रख देते हैं तो आपका निचला हिस्सा क्या हो जाता है, रुक जाता है। पूरी बॉडी मोशन में आ जाती गतिज ऊर्जा में, और आप ट्रक के नीचे या टायर के नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बस में हमेशा, ट्रेन में हमेशा आगे की ओर मुंह करके उतरना चाहिए, क्योंकि आपके पैर का निचला हिस्सा गतिज ऊर्जा में होता है, क्योंकि बस के संपर्क में होता है और आपका बॉडी फ्री होता है। और जब आप चलती हुई बस में पीछे मुंह करके उतरते हैं तो आपके पैर का निचला हिस्सा रुक जाता है और आपके पूरे शरीर का हिस्सा गतिज ऊर्जा में आ जाता है, और आप बस के नीचे, ट्रक के नीचे आप आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मेरा डाउट भी क्लियर कर दो, कमेंट नहीं पढ़ रहा, और लव यू पढ़ लिया है, बस का डायरेक्शन, यू आर ग्रेट सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, कमेंट में क्या बता दिया आपने, सर जी मेरा डाउट भी क्लियर कर दो। क्या डाउट है, मेरे समझ में नहीं आया। टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा है क्या, बालक कह रहा है टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा है। चलो, तो आज के लिए तो हम इतना रखेंगे। न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और बेटा हाँ, सारे डायमेंशन, सारे वेक्टर याद रखना। और हाँ, जिनको एनटीपीसी निकालनी है, मैं उसके लिए भविष्य में 11 जून मंगलवार से एक बैच शुरू कर रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वह बैच सिर्फ इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहां पर कमेंट के माध्यम से कई बच्चे, कम से कम जब से हमने नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, कम से कम 1200 बच्चों की इंक्वायरी आ चुकी है मेरे पास में। और उन बच्चों ने बार बार मुझसे कहा है कि सर आप एक ऐसा बैच शुरू करिए जिसमें हम अपने पूरे कोर्स को बड़े ही संगठित तरीके से कंप्लीट कर पाएं और हमारा एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बेटा देखो, जब कभी भी ऑनलाइन हम बैच स्टार्ट करते हैं तो मालूम है क्या होता है, उसमें टाइपिस्ट भी लगता है, उसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस भी लगते हैं और कई प्रकार के उसमें लोग लगते हैं। तो मैं इसीलिए पेड बैच को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि उसमें कई लोग लगते थे और उसमें मैंने सोचा क्या फायदा है। लेकिन कई बच्चों ने कहा कि सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों को 1 महीने में कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि जुलाई में हमारी परीक्षा है। तो जुलाई में अगर परीक्षा है तो जून आपके पास मात्र समय है और हम 70 से 80 घंटे आपको पढ़ाएंगे। 11 जून से हम उस बैच को ले आएंगे। हमारा आपसे एक निवेदन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस बैच की हम फी क्या रखें ताकि आपको भी असुविधा ना हो। तो और हाँ, YouTube पे हम फ्री में पढ़ाते रहेंगे, लेकिन यहां समय का अभाव होता है और प्रतिदिन हम 2 घंटे आपको पढ़ाएंगे, 3 घंटे भी पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहेगी, PDF आपके लिए फ्री रहेगी, क्लास नोट्स आपके लिए फ्री रहेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उस बैच की फी क्या रखूं ताकि आपको एक कंप्लीट बैच मिल पाए और साइंस आपका कंठस्थ हो पाए, क्योंकि इसमें कभी बालक जुड़ जाता है, कभी हट जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ नहीं करता, अजीबोगरीब कमेंट भी आता रहता है। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बताइए बालक। एक बालक ने लिखा 151 रुपए, ठीक है, पंडित को दे देना। एक बालक लिख रहा है 650 रुपए। नींद नहीं आ रहा है सर, तो सो जाओ, मोबाइल तो है ही तुम्हारे पास, नींद आ जाएगा। हाँ, एक बालक लिख रहा है 0 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। जेसी चौहान लिख रहे हैं 500 रुपए। हाँ, और जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जिसकी मेजॉरिटी होगी वही काम करेंगे, क्योंकि हमें एनटीपीसी में बच्चों को सिलेक्शन भी देना है। हमारे पास ऑलरेडी 1200 बच्चों की इंक्वायरी आ चुकी है और वो लोग बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि सर इसको जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम जुलाई के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। और आरआरबी जेई में जितना भी मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन में, उस सभी प्रश्न बन रहे हैं। इसीलिए बच्चों की जिज्ञासा है कि एनटीपीसी में भी आप इसी प्रकार का कुछ चमत्कार करिए ताकि आपको कुछ हम लोगों को प्राप्त हो जाए। राहुल, और टेस्ट सीरीज सब, और प्रतिदिन एक टेस्ट आपको करने को मिलेगा, वो भी फ्री में मिलेगा बेटा। समझ में आई बात? पूरा एक दिन टेस्ट दीजिए और आप अपनी औकात को पता करिए कि आखिरकार आप में कितना दम है। प्रतिदिन एक क्लास नोट्स मिलेगा आपको उसके साथ में। अरे कुछ ज्यादा हो रहा है 1500 रुपए, इतना तो हम सोचे भी नहीं है। 2500 नहीं। हाँ, अनिल आर्यन सही कह रहे हैं, बता रहा हूं। 599 गुरुदेव कह रहे हैं, मोहित जोशी भी कह रहे हैं, राहुल अहिरवार कह रहे हैं 7999। वाह क्या बात है, बिहार रॉकिंग है, इसीलिए सब शॉकिंग है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। 11 जून से ये बैच आएगा। आप देखो, आप हमारे साथ YouTube पे फ्री में पढ़ते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम टेक्निकल चीजों को, जो एकदम पूरा स्पष्ट बैच होगा, प्रतिदिन प्रॉपर शेड्यूल होगा, टेस्ट सीरीज रोज होगी, 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होगी और सब कुछ हम प्रॉपर वे में ले आएंगे और आपको करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो 11 जून से हम स्टार्ट करेंगे और सुनो, पहले 100 बच्चे जो होंगे उनके लिए पैसा होगा 399 रुपए मात्र, पहले 100 बच्चे। और 100 से लेके जो 200 बच्चे होंगे वो होंगे 450 रुपए में। और जब उसके बाद 200 से लेकर के जितने भी बच्चे होते हैं 200 से ऊपर, वो सब होंगे क्या, 499 रुपए में। और हम आपका फुल कोर्स करवा देंगे ताकि आप एनटीपीसी में एक भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे कोर्स से संबंधित मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। फिर कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी ताकि आप अपना परीक्षण कर सकें और क्लास नोट्स भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको हमारा पर्सनल गाइडेंस और हमारा पर्सनल नंबर भी मिलेगा ताकि हम आपको रात में भी डाउट हो तो हम उसको आसानी से क्लियर कर सकें। चलिए, आज के लिए टाइम होगा रात में बेटा, टाइम होगा इसी समय हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे। हाँ, 24 घंटे में किसी भी समय हम आपके सामने बैच स्टार्ट कर देंगे। और सुनिए, वीडियो आपके पास
हर समय उपलब्ध रहेगी। जब आप चाहोगे कि सर ने कुछ समझाया था, समझ में नहीं आया, तो उसको बार बार प्ले करिए, बार बार देखिए, ध्यान रखिए। ठीक है। अमर कुमार कह रहे हैं 399 बहुत ज्यादा है। बेटा अगर आप सिगरेट पीते हो तो एक सिगरेट होता है 10 रुपए का। ठीक है। और 3 दिन में आप मान लो एक सिगरेट आप 2 टाइम में पीते होगे, सुबह प्रेशर बनाने के लिए और रात में सोने के लिए, तो कम से कम 20 रुपया तो खर्चा करते होगे। तो 30 दिन हुआ महीने में, तो 30 दुनाई क्या, आराम से 20 रुपए के हिसाब 600 रुपया हुआ। हम तो ले रहे हैं 399 रुपया। तो एक दिन बीड़ी से काम चला लेना, आराम से 399 रुपया खर्चा कर देना, ताकि तुम्हारा कम से कम सिलेक्शन तो हो जाए। और यही 399 रुपया आपको कोई भारी भरकम रुपया नहीं है। ये 399 रुपया कोई रकम नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको टेक्नीशियन को देना होता है, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं 399 रुपया में। है टाइपिस्ट होगा, टाइप करेगा, यही सब होगा। चलो ठीक है सुखदा, तुम यही यूट्यूब पे पढ़ते रहो, हम तुम्हारे लिए बैच थोड़ी लॉन्च कर रहे हैं यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। जो गरीब हैं तो गरीब हैं तो फिर ठीक है, हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट नंबर दे देंगे, हम आपकी गारंटीड गरीबी दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।